रिलेशन एंड फंक्शन के सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखा, लेक्चर 2 में रिलेशन को देखा, लेक्चर 3 में फंक्शन को देखा, फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, फंक्शन को कंपेयर किया था एज अ मशीन और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को देखा कि क्या होता है फंक्शंस का मतलब, और उससे एक क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। आज हम लोग चलेंगे फंक्शन के कोर कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पे, लेक्चर नंबर 4 जो कि आज हमारा कंटिन्यूएशन है। तो आज हम लोग को एक डेफिनेशन देखना है जो कि फंक्शंस का डेफिनेशन होता है। हम लोग इससे पहले जो किए हुए हैं लेक्चर 3 में वो फंक्शन का डेफिनेशन समझने के लिए था, लेकिन बस एक डेफिनेशन है जिसको ये रिमेंबर कर लेना है बिकॉज एग्ज़ाम में ये आता है इस फंक्शन का डेफिनेशन को। तो कहता क्या है ये फंक्शन का डेफिनेशन कि इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज करो सेट ए है, जो हम लोग लेक्चर 3 में देखे थे सेम चीज़ है यहाँ पे भी, बस ये लैंग्वेज में है, थोड़ा इसको समझना है। तो सेट ए में जितने सारे मेंबर था ए बी, सेट बी में हम लोगों ने एलिमेंट लिया था 1 2 3। तो कहता है क्या, अ रिलेशन फ्रॉम ए रिलेशन एफ, अ रिलेशन यहाँ से जो हम लोग बनाते थे सेट ए टू सेट बी, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में जो हम रिलेशन बना रहे हैं, कैसा रिलेशन, टोटल रिलेशन नहीं, एक स्पेसिफाइड रिलेशन बताया था कि हमने फंक्शन को कहा था क्या, फंक्शन क्या है, मशीन है। इस मशीन में जब भी हम लोग क्या करेंगे, मशीन में कुछ भी हम लोग जब इनपुट डालते हैं तो उसके बाद हमको कुछ आउटपुट आता है। यहाँ से हमने इनपुट डाला तो यहाँ से कुछ आउटपुट आता है। तो ये फंक्शन हमारा मशीन है, उस मशीन में यदि हमने ए डाला तो सपोज करो ए से हमको 2 मिला, बी डाला तो मुझे 3 मिला। तो वही कहता है यहाँ से कि सपोज रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। कब बोलेंगे फंक्शन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में इसके लिए 1 इमेज मिलना चाहिए। इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, बिहेवियर के साथ देखे थे इसको लेक्चर 3 में। मीन्स क्या होता है कि सपोज करो क्या ए अपना डबल बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। मीन्स व्हाट, कि यदि इस मशीन में ए को हमने पुट किया वैल्यू 2 आया, और रिलेशन में क्या होता था, कभी ए से 2 में भी मैप करवा देते थे, ए से जो है डालने पे 3 भी मैप करवा देते थे। लेकिन फंक्शन ऐसे चीज़ को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या मतलब, क्या आपका डबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। मीन्स मशीन में यदि हमने ए डाला है, जब भी मशीन में हम गेहूं डालेंगे तो मुझे आटा मिलना चाहिए, ये नहीं कि गेहूं डालने से मुझे दाल मिल जाए। तो ये डबल बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब क्या, इफ़ ए है तो ए के लिए मुझे बस एक इमेज मिलना चाहिए, बी है तो बी के लिए मुझे एक इमेज मिलना चाहिए, बी का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है क्या बी भी जाके मैप कर ले, बी भी मैप हो जाए, बी का भी मैप 2 से हो जाए, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पे क्या डेफिनेशन कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज इन सेट बी। तो इसके लिए एक इमेज मिला, इसके लिए एक इमेज मिला, तो ये सही है। और इसको कैसे एग्जाम्पल से समझा था, हम यदि हमारे मशीन में, हम अपनी मशीन में यदि गेहूँ डालें तो भी कभी कभी आटा मिलता है, और जौ डाले तो भी आटा मिलता है, लेकिन एक गेहूं डालने से वो डबल बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। मीन्स एक बार गेहूं डालने से मशीन आटा देने लगे और एक बार गेहूं डालने से मशीन दाल देने लगे, तो ये फिर मशीन का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन का डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन को बाय हार्ट कर लेना है। क्या है, बहुत आसान है। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। सिर्फ एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे एक और छोटा सा डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ये पेज नंबर मिल जाएगा 36 में। एक छोटा सा कंसेप्ट वहाँ पे है, वो कहता है यदि सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है और ए का मैपिंग हो रहा है यहाँ से बी में, तो इस बी को बोलेंगे इमेज है। ये बी जो है इमेज है, किसका इमेज है, इस ए का इमेज है बी, और ए क्या है, तो ए है प्री इमेज।
हम लोग अक्सर प्री का कंसेप्ट मतलब क्या लगाते हैं, पहले, इंग्लिश में प्री मीन्स पहले। तो प्री इमेज मीन्स क्या होता है कि जो मेरे पास सेट ए का एलिमेंट है, मीन्स डोमेन वाला एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज, और जो ये सेट बी वाला एलिमेंट होगा जहाँ से इसका मैप हो रहा है उसको इमेज बोलेंगे। तो ये था कंसेप्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। तो फंक्शन का जब डिफिनेशन क्लियर हो गया, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम लोगों का। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है वो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और आपको आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, और डोमेन एंड रेंज के लिए भी बात कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था रिलेशन में जो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट था, सेम यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है डोमेन रेंज का। डोमेन रेंज क्या होता था, डोमेन एंड रेंज। हालांकि डोमेन और रेंज को स्पेशली हम लोग करेंगे सबसे लास्ट सेक्शन में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनाना है, बिकॉज एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज से क्वेश्चंस रहता है एग्ज़ाम में, तो इसको हम लोग देखेंगे। बट अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि डोमेन होता क्या है। सपोज दिस इज सेट ए, सपोज दिस इज सेट बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, 1 2 3 है। ए का मैपिंग 2 से हुआ है, बी का मैपिंग 3 से हुआ है। तो ए और बी को हम लोग बोलेंगे डोमेन बोलेंगे, और ए का मैपिंग 2 से हुआ है, बी का मैपिंग जहाँ जहाँ मैपिंग हुआ है तो 2 और 3 को बोलेंगे रेंज बोलेंगे। और को डोमेन में कंप्लीट एलिमेंट आता है 1 2 3, तो 1 2 3 तो को डोमेन हो गया। बस डोमेन और रेंज की बात यहाँ पे फंक्शंस में हम देखेंगे, यही एग्जाम में पूछता है। तो डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गया। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है कि देखो यहाँ से कि आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या ये फंक्शन पहली बात है या नहीं है। ये जो गिवन रिलेशन है 2, 1 ऑर्डर पेयर में है, 5, 1 8, 1 11, 1 14, 1 17, 1। ये आइडेंटिफाई करना है ये फंक्शन है या नहीं, पहले फर्स्ट नंबर, और सेकंड इसका डोमेन और रेंज बनाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। पहला एलिमेंट जो भी होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, तो सबको सेट ए में पुट कर देना है। देखो 2 5 8 11 14 17। इसका देखो सेकेंड एलिमेंट को यहाँ लिखते हैं 1 1 1, यहाँ भी डबल रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 2 का मैप हो रहा है 1 से, 5 का मैपिंग हो रहा है 1 से, 8 का मैपिंग हो रहा है 1 से, 11 का मैपिंग हो रहा है 1 से, 14 का मैपिंग हो रहा है 1 से, इसका भी मैपिंग हो रहा है 1 से। तो अब ये आपको डिसाइड करना है क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। या तो अभी जो हम लोग फंक्शन देखे हैं उस डेफिनेशन से सोचो, और जो कंसेप्ट से हम बार बार ये फोर्स कर रहे हैं कि जब कभी भी फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम आए तो फंक्शन को एक मशीन की तरह समझिए। मेरे इस मशीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स हम अपनी मशीन में 2 डाला तो 2 अपना रिजल्ट 1 दिया। तो ये मशीन मेरा तब खराब होता यदि 2 को डालने में एक बार 1 दे दे, और यही 2 एक बार फिर जो है कि यहाँ से मान लो कि किसी और एलिमेंट पे, मान लो किसी और एलिमेंट पे ये जाके मैप हो जाए। ये अपना काम कर रहा है, हम इस फंक्शन में जितनी बार 2 डालेंगे उतना बार रिजल्ट मेरा वो 1 देगा। 2 अपना काम कर रहा है मशीन। इस मशीन में यदि 5 डाले तो 5 का मैप अपना 1 है, तो मीन्स डबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा है ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन। जस्ट लाइक सपोज, फिर से ये वाला मेरा मशीन था, इसमें हमने सपोज करो गेहूं डाला, आटा मिला, मक्का डाला, मेज़ डाला, तो भी हमको आटा मिल सकता है। तो मशीन, प्रॉब्लम मशीन में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हमारे मशीन में होता जबकि ये गेहूं डाल रहे हैं वो आटा निकला,
फिर नेक्स्ट टाइम जब गेहूँ सेम चीज़ ओनली गेहूँ ही डाले हैं तो उस समय हमको दाल मिल जाता, तो प्रॉब्लम होती इस मशीन में। 2 डाल रहे हैं 1 मिल रहा है, 5 डाल रहे हैं इससे भी 1 मिला, 8 डाले इससे भी 1 मिला। दैट मीन्स क्या, ये फंक्शन है। और फंक्शन का जो डेफिनेशन कहता है वो भी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में उसको एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तो इसका एक एलिमेंट मिल रहा है, इसको भी एक एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये फंक्शन है। और इसका बताना है आपको डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्लियरली देखने से मिल रहा है 2, 5, 8, 11, 14, 17 इधर का एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का सेट हो गया 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज क्या हुआ, रेंज में सिंपली एक एलिमेंट है जहाँ मैप हो रहा है, रेंज में 1 आ गया। दैट इज योर आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो कह रहा है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। देखो इधर से डायग्राम बनाते हैं। ऑलवेज मेक अ डायग्राम 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इस सारे इसमें सेट बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का मैपिंग 1 से, 4 का मैपिंग 2 से, 6 का 3 से, 8, 4, 10, 5, 12, 6। मीन्स ये भी क्या है, फंक्शन है, सबका यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा फंक्शन है। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन आप इस तरह से लिखो, मिडिल ब्रैकेट सेट के अंदर लिखते हैं, एलिमेंट 2, 4, 6 डॉट 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 14 तक हो गया। रेंज क्या हो गया इसका, रेंज हो गया आपको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रेंज हो गया। मतलब ये पूरा एलिमेंट इधर का रेंज हो गया। तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1, 3, 1, 5, 2, 5। 1, 1 तो 1 एक बार ही लिखेंगे, 1 है 1 है 2 है, तो सेट ए में 2 एलिमेंट, सेट बी में 3, 5, 5, 3, 5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो 1 का मैपिंग 3 से, 1 का मैपिंग 5 से हो गया, फंस गया ये मशीन हुई नहीं, मशीन नहीं है, बिहेवियर इसका चेंज हो गया। मीन्स सेम 1 डाल रहे हैं मशीन में तो 3 वैल्यू दे रहा है, फिर 1 ही डालने से 5 दे रहा है, तो यह मशीन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं होगा तो ना डोमेन की बात ना रेंज की बात। क्लियर है यहाँ तक डेफिनेशन। हम लोग डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे, काफ़ी डिटेल से देखेंगे उसको, बट पहले उससे पहले हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ से है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखना, आपको जो है अलग से इसके लिए अच्छा सा नोट्स बना लेना है। जितने भी तरह का फंक्शन है, ये फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट देगा। अभी जितनी सारे 11th में भी आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट वो लिखा रहेगा कांस्टेंट फंक्शन, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा आपको जो है आइडेंटिटी फंक्शन, तो वहाँ समझने के लिए आसान रहेगा। इसका डेफिनेशन को याद कर लेना है, इसको आप NCERT से इसका डेफिनेशन लिख लेना है। और अभी इसके ग्राफ के पे चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। और उससे पहले डेफिनेशन 6 में दिया हुआ है पेज नंबर 37 में, एक है रियल फंक्शन और एक है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन
और सेकंड है रियल वैल्यूड फंक्शन। काफ़ी डिटेल से समझना है, बिकॉज अभी पहले इसलिए इसको समझ रहे हैं बिकॉज जब डोमेन और रेंज से जब क्वेश्चन बनाना होगा कि इसको डोमेन और रेंज निकालिए, वहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझना होगा कि क्या कह रहा है, तब जाके आपका डोमेन और रेंज निकल जाएगा इजीली। तो उसके लिए तो पहले ये दो है, रियल फंक्शन किसको कहते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं। देखने में दोनों एक तरह का ही है बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो रियल फंक्शन में क्या होता है, जो रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन में आप हमेशा बोल रहे हैं क्या, फंक्शन मतलब क्या है, एक बार उसमें डालना है एक इनपुट और जो है उस इनपुट से निकलेगा आउटपुट, यही होता है फंक्शन। ये सेट ए है, इसमें इनपुट मतलब डालो तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, सेट बी आउटपुट मिलेगा। तो जो रियल फंक्शन होता है, तो रियल फंक्शन का जो इनपुट करेंगे उसको रियल नंबर इनपुट करेंगे। रियल नंबर 1 2 3 4 5 6, रियल नंबर का कंसेप्ट नहीं पता है तो एक बार जो है डेफिनेशन देख लीजिए, 10th क्लास में दिया हुआ है रियल नंबर। तो सारा नंबर जिसको कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीजर का कलेक्शन, रेशनल का कलेक्शन, इरेशनल का कलेक्शन, तो सबको रियल नंबर कहते हैं। और रियल को अब हम लोग जब भी डिनोट करेंगे उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल है, आर मीन्स रियल नंबर। इनपुट करो आप रियल नंबर डालो और वो जो है फंक्शन आपको आउटपुट देगा वो भी रियल नंबर देगा, ठीक है। रियल नंबर इनपुट किया तो आउटपुट भी रियल नंबर मिला, तो इसको कहेंगे रियल फंक्शन कहेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहेंगे, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि इनपुट में तो आप कुछ भी डाल दो, सपोज इनपुट में आपको जो मन है कुछ भी डाल दीजिए, रियल डाल दीजिए। और एक नया वर्ड अभी सुनने को मिल रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये भी एक नंबर है जो कि आपको पढ़ना है, क्लास 11th में है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो तरह का नंबर होता है, एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चाहे आप रियल नंबर डालो या कॉम्प्लेक्स डालो, लेकिन आउटपुट जो होगा, आउटपुट ऑलवेज रियल होगा। इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें इनपुट भी रियल आउटपुट भी रियल। इसमें इनपुट में कुछ भी डालेंगे लेकिन ये मशीन जो बना के हमको देगा ऑलवेज रियल नंबर बना के देगा। एज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो समझो इस तरह से। ये कोई मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स का वैल्यू है 2x समझ लेते हैं। तो इसी को कहते हैं इनपुट, जो फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं ये पहले वाले एलिमेंट से। तो इसमें जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे यदि हम 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 2 × 1 = 2। इस जगह वैल्यू पुट करते हैं 2 तो इधर वैल्यू कितना आता है, 2 × 2 = 4। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे रियल फंक्शन। मीन्स इनपुट हम रियल कर रहे हैं तो आउटपुट भी रियल आ रहा है। और रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहेंगे, यदि हम रियल के जगह कॉम्प्लेक्स नंबर भी पुट करेंगे फिर भी रिजल्ट मेरा आएगा रियल नंबर। तो ये हुआ रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, डेफिनेशन 6 में। इसको एक बार पढ़ देते हैं। तो ये कहता है ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर मीन्स रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट, मतलब आर का छोटा सबसेट, आर छोटा सबसेट मीन्स क्या, इंटीजर, होल नंबर। तो इट्स सबसेट एंड इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो ईदर आर और सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो ये हो गया डिफरेंस रियल फंक्शन में और रियल वैल्यूड फंक्शन में। अब आप अपने नोटबुक में हेडिंग दो, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। बहुत इजी है लेकिन इसको याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन, इसको शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लो। अभी तक जो हम लोग जो अभी तक आपको हम सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन जो उस टर्म को कुछ नाम दिया गया है वो चीज़ को नहीं बताया है। मीन्स ये हमेशा हम ये सेट बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं, तो इस सेट को कहते हैं इनपुट वाला सेट। ये तो पता है, यहाँ से इनपुट डालते हैं और यहाँ से आउटपुट मिलता है। जो इमेज था उसका मैपिंग यहाँ पे मिल रहा था। तो इस सेट को कहते हैं हम लोग एक्स सेट कहते हैं। एक्स मतलब हमेशा एक्स का वैल्यू पुट करते चलो और वाई मिलते चलेगा। और जो आउटपुट होता है यहाँ से जो ऐसे जाते हैं, तो इसको कहते हैं एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ से जो इस वैल्यू में हम समझ लेते हैं क्या, यहाँ पे हम ए डालें तो इस ए का जो मैपिंग यहाँ से मिलेगा, तो एक्स की जगह ए है तो इस फंक्शन में जो डाला एफ ऑफ ए मिला। काफ़ी आसान है, बस इसमें पुट करेंगे और वो वैल्यू आ जाएगा। ये फंक्शन डिफाइंड रहता है, इस फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा 2x दिया रहेगा, तो x की जगह 1 रखा तो उधर से 2x है तो 2 × 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे x है और fx बराबर समझ लो ये 2x डेफिनेशन। हर क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा फंक्शन का वैल्यू। तो x का वैल्यू सपोज a रखे तो f ऑफ a है, तो इसमें a x की जगह पुट करो तो वैल्यू आ गया 2a। मीन्स a का मैपिंग कहाँ हो रहा है? 2a पे हो रहा है। तो जो इनपुट वाले फंक्शन होते हैं वैल्यू, उसको बोलते हैं, उस सेट को x बोलते हैं। और जो आउटपुट मिलता है उस फंक्शन को बोलते हैं f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और इसी f ऑफ x को इज इक्वल टू होता है y। मीन्स x सेट y सेट, इनपुट सेट आउटपुट सेट। ये चीज़ को इनपुट मीन्स x और f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, मीन्स y सेट को f ऑफ x कहते हैं। इसको एकदम माइंड में जो है अब प्रिंट आउट कर लेना है। सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ से मैथमेटिक्स में ऑलवेज जब भी f ऑफ x आए दैट मीन्स y है, जब भी x आए मतलब वो इनपुट फंक्शन f ऑफ x y, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। ये चीज़ को बिल्कुल माइंड में मैप बन जाना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। फिर से एक बार बोल देते हैं क्या मतलब हुआ। जो इनपुट वाला हुआ उसको हम लोग x बोलेंगे, चूँकि ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को यहाँ से f ऑफ x कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको एग्जांपल से समझा देते हैं। समझो, आपको दिया हुआ है, मान लो कि f ऑफ x बराबर दिया हुआ है x² दिया हुआ है। ठीक है, f ऑफ जो फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? x²। तो मान लो सपोज किया आप यहाँ पे डाला x का वैल्यू 1, तो 1 क्या है? f(x) कैसे डिफाइंड है? f(x) x² से, तो x² दैट मीन्स x की जगह पुट किए 1 तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे सपोज करो 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16, 9 डाला तो 9 का स्क्वायर 81। तो अभी ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं इस फंक्शन में? बिकॉज फंक्शन का वैल्यू था f ऑफ x इज इक्वल टू x²। इसी f ऑफ x को हम या तो बोल सकते हैं y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू x²। कुछ मतलब दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है, सिंपली ये x सेट हुआ, ये y सेट हुआ, y मीन्स f(x) इज इक्वल टू y। 10 बार इसको बोलिए अपने मन में, f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इक्वल टू y, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू x और f ऑफ x का वैल्यू क्या बताया भाई? f ऑफ x मतलब y इज इक्वल टू x। दिस इज योर आइडेंटिटी। मतलब 1 रखा तो देखो इसको इस तरह से, इनपुट वाला x हो गया, ये y हो गया आपका। 1 रखा तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू दोनों बराबर है 1। 2 रखा तो 2, 3 रखा तो 3, 4 रखा तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 100 तो 100, 1000 तो 1000, मतलब दोनों सेट बराबर होगा। मीन्स क्या हो जाएगा? ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। f ऑफ x इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x। कुछ डिफ़िकल्ट है ये? नहीं डिफ़िकल्ट है। अब इसका ग्राफ हम लोगों को बनाना है। कैसे ग्राफ बनाना है? बचपन में जाइए,
जिस तरह से 9th 10th में ग्राफ बनाते थे, एक्स वाई कैसे बनाते थे, इस तरह से डब्बा लेते थे हम लोग, इस तरह से डब्बा बनाते थे, इसमें डालते थे एक्स, यहाँ डालते थे वाई, 3-4 वैल्यू अपने मन से ले लेते थे जितना मन हो। सपोज करो एक्स का वैल्यू 1 रखा, तो एक्स का वैल्यू 1 रखा तो वाई बराबर क्या है, एक्स है। तो जब एक्स रखेंगे 1 तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1। एक्स का वैल्यू रखेंगे 2, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 3। कुछ वैल्यू निगेटिव भी ले लो, समझ लो, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। इससे क्या करते थे फिर, अब जाके ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे। पहला ऑर्डर्ड पेयर ये बना, मतलब 1, 1 ये, 2, 2 ये, 3, 3 ये, -1, -1। अब नंबर लाइन पे चलते हैं हम लोग, ओरिजिन इधर x इधर y, ये x का पॉजिटिव साइड मीन्स 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ऊपर में 1, 2, 3, 4, इधर -1 इधर -1, -2, इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं। पहला पॉइंट है 1, 1 मीन्स यहाँ से ओरिजिन से चलेंगे 1 यूनिट यहाँ पे पहुँचे, इधर से 1 y पे मिल गया। दोनों से क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, मिल गया ये पॉइंट, तो इसको ऐसे यहाँ से गोल कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे 1, 1। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है 2, 2, x पे चलो 2, y पे चलो 2, दोनों पे ये कर दिया, मीन्स ये जो पॉइंट मिला 2, 2। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेना है, x पे 3, y पे 3, तो ये मिल गया आपको। काफ़ी अच्छे से आप इसको ग्राफ स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेके बनाइए, 3, 3। इसके बाद मिलेगा पॉइंट, बस इतना सफी। एक निगेटिव वाला था तो x का वैल्यू -1 कहाँ पे, यहाँ पे, y का वैल्यू -1 कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और जब आप स्केल से इसको मिलाओगे इस सब पॉइंट को, तो ये ओरिजिन से पास करते हुए एक इस तरह का लाइन मिलेगा, इस तरह का एक लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जाते रहेगा। तो इसी ग्राफ को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पहले बोले हैं कि उस पर चलेंगे हम लोग। डोमेन रेंज फिर से एक बार आके हर एक फंक्शन का मुश्किल से 2 मिनट में सारा का डोमेन और रेंज लिख लेंगे, लेकिन डोमेन रेंज को स्पेशली समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज का उसमें बहुत कंसेप्ट है। और एक बार जब कंसेप्ट आप समझ जाओ काफ़ी डीपली, तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बना सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ सिर्फ क्वेश्चन करते जाओ, कंसेप्ट नहीं समझो, तो फिर वो क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भूल जाओगे। तो पहले इसलिए अच्छे से उसके कंसेप्ट को देखेंगे, डोमेन और रेंज को, नेक्स्ट लेक्चर में। तब जाके जो है हम लोग हर क्वेश्चन का डोमेन रेंज लिखेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे। बिकॉज अभी जो डोमेन रेंज बताएंगे, ये डोमेन रेंज आपको जो यहाँ प्रोसेस है, सेम प्रोसेस क्लास 12th में है। और क्लास 12th में बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है वो, और जो यहाँ प्रोसेस सेम प्रोसेस है। तो जब यहाँ पे अभी बता देंगे डोमेन और रेंज निकालने, तो आप क्लास 12th का भी बुक निकाल के बनाओगे तो 110% सारा का सारा क्वेश्चन से डोमेन रेंज बन जाएगा। और अच्छे स्टूडेंट को ये डोमेन रेंज निकालने के लिए पूरा 11th 12th पढ़ लेता है, बट उसको डोमेन रेंज निकालने नहीं आता है। तो इसलिए इस पर स्पेशली हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन का भी डोमेन रेंज देख लेंगे। तो